नमस्कार दोस्तों। बीजेपी आईटी सेल इस पे एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो तो। ये मेरे सबसे पहले वीडियोस में से एक था। मैंने आपको बताया था कैसे इनकी एक पूरी फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है, देश भर में फैली पड़ी है। हर सोशल मीडिया पे किस तरह से झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। फेसबुक पे इनके काफ़ी सारे पेजेस हैं, इंडियन आर्मी का नाम यूज़ करके या फिर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का नाम यूज़ करके। ट्विटर पे अपने पेड ट्रेंड्स चलाते हैं, 30-40 रुपए देकर लोगों को कॉपी पेस्ट करने को बोलते हैं ट्वीट्स को। वेबसाइट्स इनकी ढेर सारी फेक वेबसाइट्स हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई थी। मैं रेकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखिए, अगर आपने देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं एक एक्स बीजेपी आईटी सेल मेंबर का इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा आपको। ये इंसान है महावीर, जो इंटरव्यू देने के लिए मुझसे राजी हो। अब ये आईटी सेल को छोड़ चुके हैं। एक प्रूफ के तौर पे कि ये सही में बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे, महावीर ने कुछ फोटोज शेयर करी थी मेरे साथ, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सुब्रमण्यम स्वामी के साथ, जनरल वीके सिंह के साथ, और ये मोदी सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के साथ। तो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के, जिससे कि प्रूफ होता है कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेटेड थे। और जैसा कि ये कहते हैं, ये बीजेपी आईटी सेल के मेंबर भी रह चुके हैं। तो इस इंटरव्यू में दोस्तों मैंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। ये आईटी सेल कैसे काम करता था, कैसे झूठ फैलाता था, और ये बीजेपी आईटी सेल बाकी पार्टीज के आईटी सेल से कैसे फर्क है, और कांग्रेस आईटी सेल बीजेपी आईटी सेल में क्या क्या अंतर है। तो थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू है दोस्तों, लेकिन ज़रूर एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो आज से पहले कहीं कहीं पर एक्सपोज नहीं हुई हैं, किसी न्यूज़ चैनल ने आपको नहीं दिखाई हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार महावीर। तो नमस्कार जी दुरो भाई। पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप बीजेपी आईटी सेल में रहे थे, कब से कब तक रहे थे हम्म। आप बीजेपी आईटी सेल में? मैं 2013 से ही था, वैसे 2012 में आईटी सेल का गठन हुआ था, जिस टाइम पे गडकरी जी अध्यक्ष थे उस टाइम पे ही मैं ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, और कब तक रहे थे? 2015 तक। 2012 से 15 तक, 3 साल तक उसमें नौकरी करी। हम्म। तो ज्वाइन क्यों किया सबसे पहले? ज्वाइन तो वैसे ही वहाँ पे उन लोगों ने चुन लिया था, जैसे आलोक सोलंकी जी थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे लगाया था। किस कुछ मतलब टैलेंट, आप? कुछ टैलेंट, सोशल मीडिया का कुछ टैलेंट देख के। अच्छा, वो चुन चुन के उन्होंने आपको चुना, आपने उनको नहीं वहां पे नहीं, अप्लाई? मैंने नहीं चुना, उन्होंने मुझे चुना। वो चुनते ही है, वो नजर रखते हैं सब जगह, जितने भी वहाँ लोग हैं वो चुने चुने हुए लोग हैं, खुद खुद सुनते हैं। अच्छा, पर कितने लोग काम करते हैं मतलब इस आईटी सेल में? कोई कल्पना नहीं है, 20,000 लोग होंगे सारे स्टेट के मिला के। जिलेवार तहसीलवार सब जगह कर रखी है ना इन्होंने सेट, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रखी है। अच्छा, पीआर कंपनियां होती है वो भी। लेकिन कुछ एक टॉप की टीम होगी आईटी सेल की, कंपनीज तो बाकी की होती हैं, कुछ इनकी कोर टीम होगी। आप किस ब्रांच में, आपकी पोजीशन क्या थी आईटी सेल में? मेरी पोजीशन जैसे आम मजदूर की होती है वैसे ही थी। मतलब टॉप इसमें इसमें टॉप 150 लोग होते हैं, वो लोग टॉप होते हैं। अच्छा। सुपर 150, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बीजेपी आईटी सेल सुपर 150, उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कौन कौन लोग हैं। अच्छा, तो आप सुपर 150 का पार्ट थे इनके? हाँ, सुपर 150 का पार्ट नहीं, सुपर 150 के बाद में 51वें नंबर पे मैं ही था, 151वें नंबर पे। अच्छा और तो पीछे 50 लोग और भी होते, पीछे 50 लोग और भी होते थे। अच्छा, सुपर 150 के बाद 50 लोग और थे, तो आप उनमें से एक जिसमें थे। मैं भी था, हाँ, उनमें से एक था 50 में से, जिनमें मेरे कई दोस्त अब भी वहाँ लगे हुए हैं, हालांकि 5-7 लोगों ने हमने छोड़ दी। मेरी मेरी पोजीशन पे 50 लोग थे, और उनकी पोजीशन पे वो सुपर 150 लोग थे, जिसमें ये अंकित कुमार गुप्त, अंकित पांडे हुआ, विकास पांडे हुआ, हम्म। एक सुब्रमण्य जी है वो हुआ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सुपर 150 वो लोग हैं जिनको पीएम से मिलने का मौका मिलता है। आप 2015 की एक न्यूज़ देखेंगे, क्विंट ने छापी है, ट्विटर ट्रोल्स अमंग सुपर 150 इनवाइटेड बाय पीएम मोदी। 2015 की न्यूज़ है। तो 150 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ये जो कह रहे हैं बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, इनको एक्सक्लूसिव इनवाइट ओनली नो सेल्फी अलाउड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। यहाँ पे आप देखेंगे इन सुपर 150 की टीम में कौन कौन आता है। तेजिंदर बग्गा आता है। तो अब इसमें खास बात देखिए कि ये जितने भी लोग ने फोटो खिंचाई, यहाँ पे बैकग्राउंड सेम होगा सबका, और सब सेम जगह पे खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे, सारे 150 के 150 लोग।
नीचे इस अंकित जैन के नाम के आदमी ने एक फोटो खिंचाई, सेम जगह पे बैकग्राउंड देख सकते हैं, सेम है। क्विंट का आर्टिकल तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कैसे ये 150 लोग में से भी गाली देने वाले ट्रोल्स बहुत हैं। तो अंकित जैन ने ऐसे ट्वीट्स भी कर रखे हैं माँ बहन की गालियां देकर, और मोदी से मिलने का इनको मौका मिल रहा है। सुरेश नखुआ, फिर से देखेंगे आप, बैकग्राउंड वही है इन सबका, ये सारे एक जगह खड़े होकर मिलने गए थे 150 लोग। ये भी ऐसे आदमी है जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी हैं लोगों को ट्विटर पर। तो ये सारे लोग 150 लोगों को मोदी से मिलने का मौका मिलता है, बाकी कोई भी बीजेपी आईटी सेल में इन सब से नहीं मिल सकता, इतने टॉप लीडरशिप से। तो आपका काम क्या था वहां पे? आप 50 लोगों मेरा मेरा काम फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्रोलिंग करना होता था। किसी को भी परेशान कर दो, अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी लिख रहा है तो उसको भगा दो, या फिर रिपोर्टिंग करवा के बंद करवा दो। ये काम 50 लोगों को देना, सेम ही काम दे रखा था 50 लोगों को, सबका यही हाँ, काम? 50 लोगों को सेम काम दे रखा था। जब 50 से नहीं निपटते थे ना, तो वो आगे ईमेल करके और लोगों को बोल देते थे। इंडिया भर के लोग है ना सारे, जिनको एक साथ ईमेल फॉरवर्ड होता है कि इस टॉपिक पे काम करना है, इस विषय पे एक साथ में ईमेल वहां से फॉरवर्ड होता है। हजारों लोगों को होता है वो वहां से। तो जो सुपर 150 था उनका काम क्या था फिर? उनका भी काम ट्रोलिंग करना था? हाँ, उनका काम ट्रोलिंग करना था। मेन कंटेंट वो तैयार करते थे सुपर 150। अच्छा, वो जो कोई ट्वीट करना हो तो कोई ट्वीट में जो कई बार पेड ट्रेंड्स करे होंगे आपने भी कि? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं था, लेकिन मेरे को मैसेज जरूर आते थे कि ट्विटर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वो। ट्विटर का मेरे को समझ में नहीं आता था, इसलिए मैं वहाँ ट्विटर पे नहीं जुड़ा था। लेकिन ट्विटर पे जितने ट्वीट करने होते हैं ना, तो 50 ट्वीट की लिस्ट बना के भेज देते हैं। 50 ट्वीट, एक विषय पे 50 ट्वीट बना दिए कि एक साथ में 2000 लोगों को भेज दिया कि हाँ, इतनी बजकर इतनी मिनट पे आपको ये पोस्ट करना है सारे ट्वीट। बिल्कुल यही अपनी मर्जी से 50 ट्वीट में से अपनी मर्जी से कोई भी ट्वीट चुन सकता है। 10-12 एक साथ में 5-5 ट्वीट मार देते थे, तो वो मतलब एक साथ में अगर 2000 ट्वीट एक ही समय पे होता है तो वो अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो वो ये काम जो ट्वीट्स बनाने का काम था, ये सुपर 150 वाले लोगों का था? हाँ, सुपर 150 की टीम थी ट्वीट बनाने वाली। अच्छा, तो उनके नीचे जो काम करते थे उन सबको बस ट्वीट को कॉपी पेस्ट करके सही टाइम पे ट्वीट करना हाँ, होता? कॉपी पेस्ट कर लेते, कुछ अपनी मन मर्जी से मिक्स भी कर सकते थे, लेकिन वो सब ऐसा ही चलता था, एक ही ईमेल का आदेश होता था। ये चीज बार बार प्रूव होती रही है, और अभी हाल ही में परेश रावल जी, वो बाबू भाई हेरा फेरी वाले, बीजेपी के भी एमपी हैं, इन्होंने गलती से एक ट्वीट कर दिया था ये डॉक्यूमेंट। बाद में डिलीट जरूर कर दिया था, लेकिन सबको दिख गया था कि ये चीज तो 100% अब होती है। उस दिन का 27 फरवरी को झूठी कांग्रेस ट्रेंड अलर्ट चलाया था, इसमें सैंपल ट्वीट्स लिखे थे इस डॉक्यूमेंट में, और जाहिर सी बात है बाद में ये झूठी कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड चलता रहा था। इसमें सैंपल ट्वीट्स, आप ये ट्वीट्स सर्च करके देखोगे आपको दिख जाएंगे। तो आपका स्पेसिफिकली आपका काम क्या था? आप ट्विटर पे नहीं थे तो फेसबुक पे थे आप, या वेबसाइट? मेरा फेसबुक पे और वेबसाइटों पे कंटेंट लिखना रहता था। कोई भी मतलब वेबसाइट, जैसे किसी भी आज तक में एबीपी में कोई न्यूज आई है, उस न्यूज को, वो न्यूज भले ही राहुल गांधी के खिलाफ हो, मायावती के, ओवैसी को, उसको घुमा फिरा के हमें उसका हिंदू मुसलमान जोड़ना रहता था। अच्छा, आपको हर हर जो भी खबर आती है उसका हिंदू मुसलमान उसमें जोड़ना होता था और फिर शेयर करना? मतलब कोई किसी का झगड़ा भी हो गया, जैसा मेरा आपसे किसी लापापती हो गया कहीं, तो भी उसको मैं जानबूझकर मैं अपने आप को दलित बना लूंगा, या फिर अपने आप को हिंदू बना लूंगा या मुसलमान बना लूंगा, उस टाइप की खबर बना देती उसको। और 5-10 वेबसाइटें बड़ी बड़ी जो है बीजेपी आईटी सेल से चलती है, इंसिस्ट पोस्ट, अपने वो न्यूज अवेयर प्रेस, और हाँ, एक ये न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज, हाँ, वायरल इन इंडिया। हाँ। तो तो ये यहाँ पे हम डाल के, पहले, नहीं, वेबसाइटें तो वहां से हजारों चलती है जो इंडिया। तो इनकी सबसे टॉप वाली के कुछ नाम आपने बताया, वही थे इनके? न्यूज ट्रेंड डॉट हाँ, न्यूज वो बता रहे थे? न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज इंडिया की टॉप अलेक्सा 20 में आ रही है अभी। अच्छा, तो मतलब आपका उसमें काम होता था कि आप तीन से 3.5 करोड़ विजिटर आ रहे हैं उसमें डेली के, मतलब वो न्यूज पढ़ने जो हम लिखते थे। तो मुझे तो दोस्तों यकीन नहीं हुआ जब इन्होंने कहा कि 3 से 3.5 करोड़ लोग हर रोज इनकी फेक न्यूज वेबसाइट पे देखने आते हैं। मैंने खुद सर्च किया एलेक्सा पे, अमेजोन का टॉप 20 वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, और आप भी देख के हैरान हो जाएंगे इस चीज़ को। ये देखिए, एलेक्सा टॉप वेबसाइट्स इन इंडिया, नंबर 1 पे है गूगल,
यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, याहू, अमेजॉन, विकीपीडिया, और नंबर 10 पे देखिए क्या है, न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज। यानी गूगल, यूट्यूब, इन सब के बाद इन्हीं की फेक न्यूज वेबसाइट ही आती है यहाँ पे। ये वेबसाइट इंडिया टाइम्स, जो कि इंडिया की कोई भी न्यूज वेबसाइट से ऊपर है, ये सोच सकते हो। इंस्टाग्राम से भी ज्यादा लोग इनकी फेक न्यूज वेबसाइट पे आते हैं रोज न्यूज देखने। क्या हालत होगी ऐसे। आप इस पे झूठी खबर छापते थे या कुछ भी ट्विस्ट करके खबर को छाप देते थे इन वेबसाइट्स पे, और फिर फेसबुक पे शेयर करते थे इन्हें। इनको फेसबुक पे शेयर करते थे, व्हाट्सएप पे भी वायरल करवाते थे। जैसे एक एक बंदे के पास वहाँ बीजेपी आईटी सेल में लैपटॉप भी मिला हुआ था और 10-10 मोबाइल मिलते थे, तो 10-10 व्हाट्सएप नंबर होते थे। तो हर व्हाट्सएप पे मतलब एक व्हाट्सएप पे 80-85 से लेके 300 350 तक ग्रुप होते हैं, तो सब में वो लिंक चिपका देते थे, तुरंत वायरल। एक एक बंदे के पास 10-10 फोन थे। 10-10 फोन होते हैं एक एक बंदे के पास। तो 10-10 फोन में हैंडल कैसे करते थे वो? सब में अपना नया व्हाट्सएप, एक अलग दस अलग नंबर दस व्हाट्सएप का। 10 फोन में अलग अलग सिम होती थी, 10 सिम हो गई। और 10 के ऊपर नंबर लिख के रख लेते थे कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे मोबाइल स्टिकर चिपकाए रखते थे। ऐसे तो पहचान में नहीं आता ना, सारे एक ही ब्रांड के मोबाइल होते। और फेसबुक पे भी पेजेस होते थे। फेसबुक पे पेज है तो फेसबुक तो पूरी बीजेपी की है ना। आप फेसबुक पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप बीजेपी के खिलाफ में कैंपेनिंग, आपको 2019 में पता चल जाएगा। क्या मतलब है आपका? बीजेपी का फेसबुक पे इतना कब्जा है कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में 1 घंटे के अंदर पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती है। अच्छा, ऐसा क्यों? जितने जितने मार्क जुकरबर्ग के पेज बने हुए हैं, खुद का जितने फेसबुक की जितने अकाउंट बने हुए हैं उनके लगभग उनको उनको छोड़ के 90% तो बीजेपी के फॉलोअर है, किसी भी तरह से अलग अलग नाम से पेजों से। हिंदू से हिंदुओं के नाम बना लिए पेज, मुसलमानों के नाम बना लिए, किसी भी महापुरुष के नाम का पेज नहीं छोड़ा। आर्मी के नाम के लगभग 500-600 पेज चल रहे हैं इंडियन आर्मी के नाम से। हम्म। जबकि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेरीफाइड पेज है, उस पे कम लाइक है, और इनके जो नकली पेज बने हैं उन पे ज्यादा लाइक है। एक पेज पे 20 लाख लाइक, एक पेज पे 25 लाख लाइक। तो ये और इंडियन आर्मी का पेज, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडियन आर्मी के नाम। हाँ, इंडियन आर्मी के नाम को यूज करते हैं, बाकी हिंदू नाम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो इंडियन आर्मी का नाम यूज करते हैं और झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैलाते हैं? तो मैंने महावीर को बोला कुछ फोटोज दिखाना मुझे इन पेजेस की एग्जाम्पल के तौर पे। और ये फोटोज अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। ये देखिए, ये इन पेजेस के नाम है। आई एम विद इंडियन आर्मी, 6 लाख लाइक हैं इसके। इंडियन आर्मी फैन क्लब, इसके भी 6 लाख लाइक है। यहाँ पे इंडिया सपोर्ट्स इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी फैंस, इस वाले के 21 लाख लाइक हैं। इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडिया सपोर्ट इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी भारतीय खबर, इन सब के आप लाइक्स देखोगे, इस वाले के 20 लाख लाइक हैं, 2 मिलियन लाइक्स हैं। अनऑफिशियल इंडियन आर्मी, इतने सारे पेजेस बना रखे हैं ये। महावीर ने सारे पेजेस की फोटोज मुझे खींच के दी और इन्होंने कहा ये तो कुछ पेजेस हैं, ऐसे ऐसे ढेर सारे और पेजेस भी हैं। आप ज्यादातर फेसबुक पे देखते हो ना, किसी आईडी पे जिस बंदे के प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है उसके आईडी में, निजी विचार या कंटेंट कुछ भी नहीं, कोई शेयर नहीं, कुछ भी नहीं, खाली आईडी खड़ी है फेसबुक पे। हाँ हाँ हाँ। तो वो सारे लोग हायर किए हुए लोग हैं, वो अपनी टाइमलाइन पे कुछ भी नहीं डालते। 30-30 ग्रुप ज्वाइन करते हैं, 30-30 ग्रुपों में जाके वो पोस्टें डालते। अच्छा, और ये पेजेस भी बनाते रहते हैं। इन पेजेस पे इतने सारे लाइक्स कैसे आते हैं? एक दूसरे का क्रॉसिंग शेयर, कॉमन कॉमन लाइक होते हैं इनके ज्यादातर। आप दे आईटी सेल वाले मुसलमानों के नाम से पेज बना रखे हैं, कुरान की आयतें चलाते हैं, मक्का मदीना का जो रिकॉर्डेड लाइव करके उसको सॉफ्टवेयरों से लाइव दिखाते हैं अपने पेजों पे कि ये हम मक्का मदीना से लाइव कर रहे हैं। मुसलमान बोले होते हैं वो वहां पे भी अल्लाह अकबर कमेंट करते रहते, जबकि पेज बीजेपी के अंडर में हो। अच्छा। तो आपने भी ऐसे किया था, मेरे मुसलमान तो नाम से आईडी बना मे- के? मेरे तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं, उनको पता रहता है कि जब उनकी कुरानों की जो मक्का मस्जिद से सुबह वो जो होती है वो लाइव चलती है, तो वो नीचे हजारों कमेंट रहते हैं, हजारों लाखों कमेंट रहते हैं, तो उस पेज की रीच ऑटोमेटिक 10 लाख 20 लाख मुसलमानों के नाम से पेज बना रखी है लाइक। तो उसमें 5-7 मुसलमानों के आयतों को पोस्ट डालेंगे, उसके बाद में एक छोटी सी बीजेपी को प्रमोट करने के लिए लिंक डालेंगे अपनी वेबसाइट की। तो मुसलमानों को भी बीजेपी प्रमोट करने के लिए डाल देते हैं उनके सामने भी। हाँ हाँ हाँ। मतलब मुसलमानों के सामने बीजेपी को मतलब एकदम स्वस्थ साफ सुथरी छवि दिखाने के लिए उस हिसाब की लिंक डालते हैं उनके पेज पे।
और हाँ। हिंदुओं के सामने मुसलमानों के खतरनाक चेहरे की लिंक डालते हैं। ऐसे सोच समझ के होता है वह काम। ऐसा थोड़े होता है एक लिंक सारे पेजों पे एक साथ में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग ट्रेंडिंग के अलग अलग पेज होते हैं। हाँ। हाँ। ऐसी हर अलग अलग लोगों के लिए भी होता होगा, जो लोग थोड़ा शहरों में रहते हैं उनके लिए मोदी जी और डेवलपमेंट की बात करते होंगे ज्यादा, और हिंदू हाँ मुसलमान की हाँ, बात क्योंकि करते हैं। शहर वाले आदमी है ना बहुत जागरूक आदमी है सबसे। ये भारत के जो है ना 30% जो बैकवर्ड के लोग हैं, जो गरीब मजदूरी आटा सुबह कमाया शाम को खाया, ये वाले लोगों की भावनाएं बहुत कमजोर होती है। ये हम्म। लोग किसी में भी हमारे गांव में उदाहरण के लिए दे दूं कि नेताजी आ गया कोई भी पार्टी का, उसने अच्छा भाषण दे दिया, सारे वोट उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। उनको कोई मतलब अच्छा। नहीं है कि ये आगे ले जाके हमें किस रेट में बेचेगा, अच्छा। कि ये कैसे भारत को बर्बाद करे। मतलब भारत के लिए आप सोच भी नहीं सकते कि बीजेपी, ठीक है एक नरेंद्र मोदी के हाथ में है अगर देश है तो ठीक है, अगर ये देश योगी के हाथ में होता तो अब तक हवा निकल जाती देश की। वैसे भी हवा तो निकल ही रही है, भारत सोने की चिड़िया आज भी है, कल भी था। सोने की चिड़िया नहीं होता तो आज आज 8,000 का कुछ घोटाला आज भी हुआ है, और पिछले कई महीनों से हो ही रहे, आप देख ही रहे। मतलब क्या है आपका कि योगी जी के हाथ में होता तो इससे भी बदतर हालत होती मोदी से? योगी जी के चेले खतरनाक है ना थोड़े। योगी जी के मोदी जी के जो समर्थक है वो असली समर्थक है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, हम वोटर है, वोटर वोटर का सवाल करने का अधिकार होता है। लेकिन मोदी जी काम करना चाहते हैं, नीचे की बीजेपी जो है ना वो मोदी जी को हटाने के लिए लगी हुई है। नीचे की बीजेपी मोदी जी को हटाना चाहती है? योगी जी को आगे करना है ना उनको। मिशन 2024 योगी जी का है। मिशन 2024 योगी जी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी 2019 में इनसे तो हटने वाले नहीं। हाँ। अच्छा। चाहे ये जोड़ कब? तोड़ करके आना, चाहे जोड़ तोड़ करके आना पड़े 2019 में तो फिर आ जाएंगे, लेकिन 2024 में योगी का प्लान है, क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी की उम्र भी हो जाएगी। तो कब से इनका प्लान है कि मोदी को हटा के योगी को लाया जाए? कब से इन्होंने 2015-16? ये 2013 से ही प्लानिंग थी। ये तो गलती से मोदी जी को मजबूरी से लेना पड़ा था, क्योंकि पीआर कंपनियों को टेंडर हो चुका था, बाहर बाहर की कंपनियों को भी टेंडर दिया गया था ना मोदी जी का फेस बनाने के लिए। मेड इन चाइना कंपनियों को दिया गया था। जो हम्म। ट्रंप की आईटी सेल थी, जो ट्रंप की आईटी सेल थी वही मोदी जी की आईटी सेल थी। अच्छा। इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रचार पे। अच्छा। तो आप कह रहे हो ये कि मोदी जी को हटाने का काम और मोदी जी को ये दे दिया तो मजबूरी हो गई, तो पीछे कौन है इन सबके जो मोदी इनके जी को? इन इनके इन इनके पीछे तो सबको पता है, आरएसएस के अलावा कोई नहीं हो सकता। आरएसएस ही है इनके पीछे तो। उनका मकसद है 2025 में मनुस्मृति का कानून लागू करना। अभी आपने थोड़े दिन पहले एक मंत्री का बयान नहीं सुना था कि हम संविधान बदल देंगे? संविधान बदल देंगे, हाँ हाँ। ये संकेत है आपको और पूरे देश को कि हम संविधान बदलेंगे, भारत में मनुस्मृति ही लागू की जाएगी। और भारत जो 1818 से पहले जी रहा था उसी स्थिति में चला जाएगा भारत। वही व्यवस्थाएं, वर्ण व्यवस्थाएं, जातिवाद व्यवस्थाएं जो 1818 से पहले थी वो की वो लागू हो जाएगी। हम्म। अच्छा, कुछ इसके बारे में बताइए, जो जब फेक पोस्ट करते थे आप, तो किस तरह से उसको जातिवाद के बीच में हर देश में जो भी कुछ होता था उस इंसिडेंट को ऐसे दिखा देते थे कि हिंदू मुसलमान हो गया यहाँ पे। जो भी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है उसको मुस्लिम सिंपैथाइजर दिखा देते थे, और जातिवाद हाँ के बीच अच्छा में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, जातिवाद से तो इनका वोट बनता है ना कि हम हिंदू मुसलमान ज्यादा करेंगे तो हिंदू हिंदू डरेंगे मुसलमानों से। हाँ जबकि हाँ। ऐसा कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी ऐसा माहौल हो जाएगा कि ये मुसलमान तो भाई आतंकवादी है, इतने खराब है, खतरनाक है, इनकी संख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या तो ये हमें खा जाएंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा बार 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 दिमाग में डाला जाएगा, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार। तो हम्म। कोई भी आदमी उसको लास्ट में मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हो सकता है, ऐसा सच है। तो आप भी यही काम करते थे एक बारी, तो आपको आप भी मानते थे उस वक्त ये होता है? नहीं, मैं तो मानता नहीं था। मैं खुद, मैं पड़ोसी, मेरे घर के पड़ोसी भी मुसलमान है, तो मुझे फोन भी बुक करते थे कि महावीर यार इतना उल्टा सीधा तू लिख रहा है, तो हम्म। इसे तुझे मिल क्या रहा है? तो मैं बोला भाई आपको पता है रोजी रोटी का सवाल है? तो वो बोलते कि रोजी रोटी का सवाल है तो हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है। मेरे गांव में मुसलमानों को भी लोग बोलते थे भड़काने के लिए कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है, ये कर दो वो कर दो, फिर भी वो बोलते थे इसका रोजी रोटी का सवाल है, हमें अच्छी तरह से पता है, ऐसा कुछ है ही नहीं देश में। अच्छा, तो मतलब ज्यादातर आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों के देश में जो बीजेपी आईटी सेल में एम्प्लॉयड है उनकी मजबूरी है, मतलब वो बेरोजगार है और उनको काम मजबूरी है करना। ना, बेरोजगार। मैं वहां गया बेरोजगारी की वजह से, और अब भी मेरे पास खेती बाड़ी का काम है, लेकिन थोड़ा बहुत मेरा शादी हो गया था तो जो पैसे वैसे की जरूरत भी पड़ी तो उस वजह से जाना पड़ा। मुझे अब जरूरत ही नहीं है, अब मुझे एक दवाने की जरूरत नहीं। खेत में अच्छा। अनाज हो रहा है, ठीका ठीक हो रहा है, लोन बैंक से लोन का कर्जा मिला हुआ है, और हम राजस्थान में अभी ये असहयोग आंदोलन चला रखा है, बैंक का कर्जा देंगे ही नहीं, हम क्या कर लेंगे? बड़े लोगों का पहले लो बाद में हमारा ले लो। हम्म।
तो जब आपने 2015 में ये नौकरी छोड़ी, इसके पीछे यही कारण था कि तब आपको अपना नया। गांव वालों ने बुला लिया था, घर वालों ने बुला लिया था कि बहुत हो गई तुम्हारा, हम बहुत देख रहे हैं इंटरनेट पे, कोई टपका के चला जाएगा, तुम्हारा खुद का चेहरा आगे करके तू काम कर रहा था। बाकी लोग चेहरा आगे करके काम नहीं करते थे, मेरी गलती ये थी कि मैं मेरा फेस भी साथ में कर रहा था। अच्छा, तो छोड़ी क्यों फिर, मतलब मेन कारण क्या था बीजेपी आईटी सेल से छोड़ने का? तो कोई भी दंगा फसाद या कुछ भी होता है ना, झंडा उठाने का टेंडर सिर्फ नीचे जो कम्युनिटी किसान वर्ग के होते हैं उनको रखते हैं। दलित हुआ, जाट हुआ, कोई हमारे राजस्थान में मेघवाड़ हुए, तो छोटे जो गरीब मुसलमान है उनको हुए, वही मरते हैं इस दंगे फसाद में। कोई भी पूंजीपति नहीं मरता, किसी तोगड़िया का, किसी साध्वी सरस्वती का, किसी मोहन भागवत के परिवार का कोई नहीं मरता। इनके लोग विदेशों में, कैलिफोर्निया में और आपके विदेशों में सारी अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और हमें संस्कृत की किताबें पकड़ा पकड़ा के निकल गए। तुम सही बस बात। गुरुकुलों में रहो, भजन करो, गुरुकुलों में रहो, भजन करो, राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बस यहीं पड़े रहो। तुम विकास की, गरीब की, मजदूर की, आम आदमी की, सड़क की, बिजली की, लाइट की, चिकित्सा की ये बात नहीं कर सकते। इनसे हम्म। आपका कोई लेना देना ही नहीं। मतलब यहाँ देश की अब 80% आबादी को ऊपर वाले लोग हैंडल कर रहे हैं। हम्म। तो ये बताइए, पैसे कितने मिलते थे आपको जब आईटी सेल में नौकरी करते? मेरे मेरे को तो पर दिन का 1,000 रुपये मिलते थे। बाकी सुपर 150 तो हाई लेवल के थे, उनकी तो हमें पता नहीं है कितना मिलते थे। मुझे तो 1,000 रुपये पर डे मिलते थे। अंदाजा लेकिन जो कितना? छोटे लोग नीचे से नीचे, मतलब जो गवर्नमेंट की जॉब रेट होती है उसके हिसाब से 300 रुपये से शुरुआत है, ऊपर से लाखों करोड़ों में है। जैसे अमित मालवीय जी है, वो तो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, मेन टेंडर उनके पास ही है अभी, और विकास पांडे के पास है। तो अमित मालवीय को लाखों करोड़ों में मिलता होगा। हाँ, वो लाखों, बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी है। इसके हम्म। पास करोड़ों अरबों का चंदा है। सारे कत्ल खानों का सबसे ज्यादा पेमेंट इसके पास आता है। सारे जितने इलीगल काम होते हैं सब सब इनको चंदा देती है बाहर से। हम्म। अभी तो आप उदाहरण के लिए देख लो ना, उदाहरण के लिए देख लो कि दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल को बॉबी कटारिया ने ताला ठुकवा दिया था, और एक वो कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था, उस कॉलेज को ताला लगने वाला था, कॉलेज वाले ने पैसे फेंके सारा बॉबी कटारिया अंदर। हाँ, बहुत ही मतलब अमीर पार्टी है फिर तो ये कि। अमीर तो है, अमीर तो है ना, अमीर तो है। इस पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते। 2024 तक कितनी ताकत लगा ले पूरा देश, खत्म हम्म। नहीं कर सकते। अगर अगर आप खत्म करने के लिए, अगर इनके खिलाफ में कुछ माहौल बन भी जाता है ना, तो हम्म। इनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है जियो। अच्छा, जियो कैसे? जियो का मोबाइल होता है ना, उसमें पप मैसेज आता है स्क्रीन पे ऑटोमेटिक, कई बार आता है। आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इधर झुंझुनू आए थे, हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मैसेज आ गया था, ऑटोमेटिक उनका रिकॉर्डेड कॉल आ गया था, जो झुंझुनू भाषण चल रहा था वो टोटल लाइव आ रहा था उसमें। हम्म। मोबाइल कॉल पे आ रहा था, मोबाइल पे पहले मैसेज आया, मोदी जी का भाषण सुनने के लिए इस नंबर पर डायल करिए, उस पर मिस कॉल मारा तो पूरा उनका भाषण लाइव आ रहा था। तो कैसे मतलब जियो को इस्तेमाल कर पाएंगे? जियो को इस्तेमाल है, जैसे आपके जियो पे स्क्रीन पे मैसेज आ गया अचानक से, जैसे आप रिचार्ज खत्म हो जाता है तब मैसेज आया करता है। भारत में सारे लोग जियो रखते हैं, उनको सबको पता है कि रिचार्ज आपका 5-7 दिन पहले ही स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मैसेज आना। आप किसी को कॉल करके, कॉल कटेगा, कॉल कटती स्क्रीन पे पूरा मैसेज आ जाएगा, पूरा स्क्रीन बंद हो जाएगा, उसमें वो सामने विज्ञापन ही दिखेगा। उसी तरह से अगर जरूरत पड़ी तो मोदी जी का ब्रांडिंग के लिए और मोदी जी के नाम से चेहरा लगा के बढ़िया सा मैसेज, अब की बार मोदी सरकार या कुछ जो पिछली बार लगाया था वैसे नया बड़ा सा पोस्टर बना के आपके मोबाइल मोबाइल में घुसा देंगे, हर मोबाइल में। आप जितनी बार किसी को कॉल करोगे उतनी बार आपकी स्क्रीन पे मोबाइल पे मोदी दिखेंगे। लोग भी तंग हो आप कहाँ जाएंगे। कहाँ से हटा, तो लोग तंग नहीं हो जाएंगे। आप है ना, जिस झूठ को 100 बार बोला जाता है ना, जिस झूठ को बार बार बोला जाता है वो झूठ नहीं हो जाता, बाद में वो सच बन ही जाता है। सही बात है। अच्छा, ये बताओ कि बीजेपी आईटी सेल और बाकी पार्टीज के आईटी सेल में क्या फर्क है? कोई फर्क है या नहीं है इनमें? बीजेपी कांग्रेस आईटी। और बीजेपी में, कांग्रेस बीजेपी में तो कोई फर्क मत समझना आप। कांग्रेस बीजेपी में ऐसा होता है कि कांग्रेस के आईटी सेल से कोई बंदा नाराज होता है तो बीजेपी आईटी सेल में चला जाता है। आसपास में है 1400 करोड़, 1100 करोड़ और 14 अकबर रोड में कोई फर्क नहीं है, एक आमने सामने की डर है ये। कांग्रेस आईटी सेल मुसलमानों को डरा के वोट ले लेती है कि तुम्हें हिंदू खत्म कर देंगे, हमें ले लो, और दलितों को भी डरा देती है कि तुम्हें ये ऊपर की लोबियां राजपूत ब्राह्मण जाट खत्म कर देंगे, ऐसे डराते हैं उन लोगों को। अच्छा, पर एक ज्यादा हाँ, नफरत फैलाता है दूसरे से, ऐसा है क्या? हाँ, मतलब कांग्रेस वाले, हाँ, इतना जरूर मानते हैं कि कांग्रेस कम नफरत फैलाती है बीजेपी के मुताबिक। अच्छा। बीजेपी तो जातियों में नफरत बीजेपी फैला रही है। कांग्रेस हो सकता है धर्म की राजनीति कर रही हो,
लेकिन हाँ। कांग्रेस तो बीजेपी तो सिर्फ जातियों की, पंथ की, जाति में भी जाति ढूंढ लेते हैं, जाटों में भी जाट ढूंढ लेते हैं, अलग से ब्रांड, अलग ब्रांड ढूंढ लेते हैं कि भाई महाराजा सूरजमल का अलग ब्रांड था, वीर तेजा जी का अलग ब्रांड था। अच्छा। पर ये जितनी आपने वेबसाइट्स कही, कांग्रेस की तरफ से भी इतनी वेबसाइट्स तो है कि नहीं? नहीं, कांग्रेस की भी 100-200 वेबसाइट है, बीजेपी की 2-4 हजार होगी, इतना ही फर्क है। बीजेपी के पास पेमेंट ज्यादा है, बीजेपी के पास लड़के ज्यादा है, पार्टी बड़ी है। अच्छा, तो अभी बीजेपी दबदबा अभी ज्यादा है। सरकार में दबदबा है, रुपया बोलता है। जिसके हाँ। पास जो पैसा है वो, पैसा है ना वही भगवान है भारत में, जिसके पास पैसा है वही खुदा है। हम्म। तो अब लोगों बाकी को क्या, उनके लोग कैसे बाकी उनके बचे? मजदूर है। लोग तो बरगला जाते हैं ना, बेरोजगारी खत्म हो, भारत में बेरोजगारी इतनी हो गई, रोजगार सारे खत्म हो गए लगभग। तो सारे लोग बेरोजगार है, हाथ में कटोरा लेके घूम रहे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कोई आरक्षण मांगेगा, कोई कुछ करेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। अच्छा। देना तो पड़ेगा इनको, और नहीं देना पड़ेगा तो अपराध बढ़ जाएंगे, लोग गला गला छीनना शुरू कर लेंगे। नहीं तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, लोग किस तरह से इससे बचे रह सकते हैं, इनके प्रोपेगेंडा में ना आए? बच्चे ये प्रोपगेंडा से यही बच्चे रहते हैं कि फेसबुक पे अपने जितने कॉमन लोग, जान पहचान के लोग, और जो अच्छे मैसेज वाले लोग हैं, जो सामाजिक सौहार्द के लिए लोगों को जोड़ते हैं फेसबुक पे, ऐसा नहीं है कि सारे गंदे लोग हैं, उसमें अच्छे लोग भी है। हजारों ऐसे ऐसे अच्छे अभियान चला रखे हैं, हजारों लोगों ने, जो वर्ल्ड के एनआरआई लोग सारे जुड़ के एक मिशन चला रहे हैं कि हम पूरे भारत में मोहब्बत के लिए लोगों को जोड़े, या पूरे जातियों को जोड़े। ऐसे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं, बहुत सारे संगठन है छोटे छोटे, जिनको कभी मार्केटिंग नहीं मिली। तो बेसिकली ये बोला जाए कि जो लोग नफरत नहीं फैलाते, जो हिंदू मुसलमान की जहाँ पे बात करने लग जाते हैं, उनको सुनना ही बंद कर दो, ये कह सकते हैं? आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐसी हालत हो चुकी है इस टाइम पे, आज 2018 में, मार्च में ऐसी हालत है कि आप मुसलमानों के समर्थन में एक भी पोस्ट डाल दी ना, एक भी पोस्ट की फलाना मुसलमान अच्छा है, अब्दुल कलाम अच्छा था, उदाहरण के लिए मैंने ऐसी पोस्ट डाल दी, तो हम्म। आपको समाज द्रोही, जाति द्रोही, धर्म द्रोही, गद्दार, फलाना ढिमका सब कुछ घोषित करने के लिए बीजेपी आईटी सेल वाले तुरंत टूट पड़ेंगे आप पर। हाँ हाँ, सही बात है। इतना आपने है ना, किसी मुसलमान से फेसबुक पे लाइव में भी अगर बात कर ली ना, तो आपको पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान का बंटवारा इन लोगों ने किया था, आरएसएस ने। और ये हाँ। खुद ही बोलते हैं कि ये खुद ही बोलते हैं कि हम अखंड भारत बनवाएंगे, पाकिस्तान भारत में विलय होने के लिए भी वहां के लोग तड़प रहे हैं कि हमें भारत में मिला लो। और ये लोगों, वहाँ पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, वो कटोरा लेके पूरे वर्ल्ड में मांग रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत में हम विलय हो जाएंगे, और ये भारत की आरएसएस लोग भी बोल रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं जोड़ेंगे। पाकिस्तान भेज ना, डायलॉग ये होता है कि चलो तुम देशद्रोही हो, गद्दार हो, पाकिस्तान चले जाओ, एक भी आदमी को वीजा नहीं देती है पाकिस्तान जाने का। पैसे देने पड़ेंगे ना वीजा देने के लिए तो। नहीं, पैसे लोग अपने पैसे से लेने के लिए भी तैयार है। मेरे को मान लो फेसबुक पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, गद्दार पाकिस्तानी घोषित कर दो, मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा, मुझे कोई डर ही नहीं है। पाकिस्तान में भी हमारा ही बंटवारा हुआ था, राजस्थान की, पंजाब की, हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के हिस्से, जो पश्चिमी पंजाब था, उस पंजाब का ही टुकड़ा हुआ था, सारी हमारे ही परिवार की जातियां उधर है। हालांकि वो कन्वर्टेड है, उनका मजहब अलग हो गया, उनका पूजा पद्धति अलग हो गई, लेकिन ब्लड तो एक ही है। हम्म। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जोड़ने वाले लोगों को फॉलो करें, जो लोग दंगे नहीं फैलाते, जैसे। दंगे दंगे खून के फैला रहे हैं, उसकी जगह से मोहब्बत के दंगे फैलाओ। सही बात है। मेरा यही मैसेज है। और ध्रुव भाई, आपने मुझे कांटेक्ट करके अच्छा संपर्क किया है, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से पूरे समाज में मैसेज जाना चाहिए। मेरे बिल्कुल। पास तो अभी है ना, जब मैंने आईटी सेल का भांडाफोड़ करना शुरू कर दिया ना, तो मेरे पास एनडीटीवी एबीपी के लोगों के भी फोन आ रहे हैं, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता एनडीटीवी एबीपी पे, क्योंकि वहां की मीडिया के लोग भी लगभग इधर उधर से पेमेंट करके संपर्क कर लेती है पार्टियों से। उनको तो पैसे से, धंधे से, टीआरपी से मतलब है, आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता। अच्छा। जी न्यूज को हुआ, एबीपी को हुआ, आज तक को हुआ, सुदर्शन चैनल में मैं खुद रहा हूँ थोड़े दिन तक, वो सुरेश जी हुए। हम्म। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद और ये बताने के लिए, सारी चीजें जो भी आपने बताई। मुझे लगता है इससे जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा उन्हें, वो इस प्रोपेगेंडा से बचे रहेंगे, इनके शिकार में नहीं पड़ेंगे। मैंने सबसे पहले इस विषय पे इंटरव्यू दिया था कल अभी डांडिया जी को, जो अमेरिका से है, एनआरआई है भारत के। मैंने तो देखा। वहां से भी मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला था, और मेरा थोड़ा हौसला भी बढ़ रहा है। शुरू में मैं डर रहा था कि कहीं बीजेपी कांग्रेस मुझे मरवा भी नहीं दे, कि कहीं हाँ। ऐसा, मैं ऐसे मुद्दे खोल रहा हूँ
कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे घर पे भी धमक जाएंगे सुबह तक, ऐसा डर लगता है ना कई बार। हाँ सही बात है। लेकिन अब इतने लोग आपको पब्लिसाइज कर रहे हैं, अगर वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे मुझे तो लगता है। नहीं, हिम्मत का तो आप छोड़ दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को और वो पीछे गोपीनाथ मुंडे जैसे लोगों को ठिकाने लगा सकते हैं, तो मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ। फिर भी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।